दोस्तों यस बैंक की बात करें, स्टॉक 16 के आसपास आ चुका है। काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई है। अब इस गिरावट के पीछे रीज़न अगर आप देखें तो बाजार में गिरावट है। काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट हुई। पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन में लगातार 3,500 पॉइंट की गिरावट हुई बीएसई सेंसेक्स में। उसके बाद में हमने फ्राइडे को एक अच्छी बाउंस बैक देखी है। लगभग 500-600 पॉइंट की रिकवरी हुई है, लेकिन गिरावट काफ़ी बड़ी हुई है और इस वजह से यस बैंक का स्टॉक भी नीचे आया। इसके पीछे रीज़न बाजार की गिरावट है, न कि रिजल्ट है। रिजल्ट बेहतर ही है, रिजल्ट में कोई ज़्यादा कमी नहीं रही है, लेकिन इसके बीच में यस बैंक ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया। इन्होंने एआरसी जेसी फ्लावर्स के अंदर अपनी 10% की स्टेक पूरी कर ली है और यहाँ पे इसकी जानकारी एक्सचेंज को दी गई है। दूसरी तरफ यस बैंक देखे तो आने वाले समय में कुछ बड़ा करती हुई दिखाई देगी, क्योंकि यस बैंक का एनपीए लगातार कम भी हुआ है, साथ में बिजनेस बढ़ रहा है और इसका नतीजा हमने रिजल्ट के दौरान भी देखा है। रिजल्ट बेहतर है, लेकिन अभी भी प्रोविज़न रखा जा रहा है क्योंकि यस बैंक को प्रॉब्लम बहुत सारी है। अभी भी 81 का बॉम्ब जो पूरा मामला है वो अभी कोर्ट के तहत है और सुप्रीम कोर्ट में इसका फैसला होना है। ऐसे में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए प्रोविज़न भी रखा जा रहा है। तो ऐसे में यस बैंक की जब प्राइस काफ़ी नीचे आ गई डिस्काउंट में, तो क्या इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है? क्या है ब्रोकरेज हाउस की राय यस बैंक को लेकर, जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले यस बैंक के कारोबार की बात करें तो देख सकते हो कि स्टॉक की क्लोजिंग 16 के आसपास रही, जहाँ पे 0.63% की तेज़ी थी। तो स्टॉक में देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा गिरावट भी हुई, लेकिन निचले लेवल से एक अच्छा खासा बाउंस बैक भी देखने को मिला। वैसे फ्राइडे को सीमित दायरे में ही स्टॉक ने ट्रेड किया है। 16.15 का हाई था और लो था 15.95 का, यानी 16 के स्तर को तोड़ा लेकिन फिर से 16 के स्तर को पा लिया। इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें, 20 अक्टूबर को स्टॉक 17.30 के आसपास था, 1.5% की तेज़ी बनी थी। 23 अक्टूबर को काफ़ी बड़ी गिरावट हुई, स्टॉक आ गया 16.35 के आसपास, 5.5% की गिरावट के साथ में। अगर हम बात करें 25 अक्टूबर की तो स्टॉक की क्लोजिंग 16 के आसपास थी, 2.1% की गिरावट हुई। 26 अक्टूबर की बात करें तो क्लोजिंग 15.90 के आसपास आई और आप देख दो कि 0.6% की गिरावट हुई, लेकिन 27 अक्टूबर को स्टॉक 15.95 के आसपास है, 0.3% की तेज़ी के साथ। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि फिलहाल 16 का एक मजबूत सपोर्ट इसका दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देख दो कि यस बैंक ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी कि उन्होंने 2.4 करोड़ के एडिशनल शेयर जेसी फ्लावर्स के एक्वायर कर लिए और इसके माध्यम से उन्होंने 9.9% की स्टेक पूरी ले ली है जेसी फ्लावर्स के अंदर। तो जैसे कि ये जो डील हुई थी उसमें ये पहले से कंडीशन रखी गई थी कि पूरा एनपीए 48,000 करोड़ का जो एनपीए वो ट्रांसफ़र किया जाएगा जेसी फ्लावर्स को और जेसी फ्लावर्स के अंदर यस बैंक 9.9% की स्टेक लेगी। तो 27 अक्टूबर को जेसी फ्लावर्स ने जो शेयर है वो ट्रांसफ़र कर दिए यस बैंक को। तो इससे पहले देखें तो 28 नवंबर 2022 को यस बैंक ने 9.9% की स्टेक लेने की यहाँ पे बात की थी और देख सकते हो कि उस समय 5.01% की स्टेक ली थी, बाकी की होल्डिंग बाकी थी। तो उसको भी अब कंप्लीट कर लिया गया है और पूरा 9.9% की स्टेक ले ली है, इसकी जानकारी दी है। तो ये देख दो करीब यस बैंक ने करीब 2,46,43,558 इक्विटी शेयर जेसी फ्लावर्स के यस बैंक को ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं और इसकी जो प्राइस है देख दो कि 29.68 पर इक्विटी शेयर है, जिसमें फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है और 19.68 इसका प्रीमियम अदा किया गया है। अब यस बैंक जेसी फ्लावर्स के अंदर 10% की हिस्सेदार बन चुकी है। आने वाले इसमें जो भी इसका बिजनेस होगा उसका फ़ायदा भी यस बैंक को मिलेगा। 2015 में जेसी फ्लावर्स की स्थापना हुई थी और आप देख रहे हो कि ये कंपनी अगर एसेट रिकंस्ट्रक्शन का कंपनी काम करती है, यानी डूबे हुए पैसे रिकवर करने का काम कंपनी करती है। जो भी ऐसा पैसा जो डूब चुका है, एनपीए बन चुका है, उसको ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी खरीदती है कंपनियों से और उसको फिर वसूल करती है। अब यस बैंक के रिजल्ट की बात करें, Q2 का जो सितंबर तिमाही है उसका जो बैंक का जो नेट प्रॉफिट है वो सालाना पर 47% बढ़कर 225 करोड़ तक पहुंच गया है, लेकिन मार्जिन में दबाव और स्लिपेज में उछाल के चलते रिटर्न ऑन एसेट यानी आरओए तिमाही आधार पर 0.4% गिरकर 0.02% पर आ गया है। और घरेलू ब्रोकरेज हाउस आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के मुताबिक कॉमन इक्विटी रियर यानी सीईटी डिपॉजिट के मुकाबले लोन डिपॉजिट रेशियो एलडीआर और नेट एनपीए और सीएएसए करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट जैसी बैलेंस शीट के अहम पैरामीटर पर बेहतर परफॉर्म कर रहा है। यानी दूसरे सारे पैरामीटर तो ठीक है, यानी
देख सकते हो कि बैंक की बैलेंस शीट भी मजबूत हो रही है। हालांकि ऑपरेटिंग अर्निंग यानी प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट की ग्रोथ काफ़ी सुस्त है। तो कुल मिला के देखें तो अभी कुछ कमजोरी बाकी है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अचीव भी किया यस बैंक ने। ब्रोकरेज हाउस को इसकी बढ़ती एसेट क्वालिटी यानी लोन और निवेश से जुड़े रिस्क के बढ़ने और क्रेडिट कॉस्ट में उछाल को लेकर चिंता नहीं है। यानी अभी तक देख लो कि ब्रोकरेज हाउस काफ़ी ज़्यादा फिक्रमंद नहीं दिखाई दे रही यस बैंक के कारोबार को और उसकी आगे की विज़न को देखें। लेकिन पीपीओपी मार्जिन में धीरे धीरे ये सुधार के आसार दिखाई दे रहे हैं, यानी बहुत स्लो है। और इन बातों को ध्यान में रखते हुए ब्रोकरेज हाउस ने इसका जो टारगेट है वो 14 रखा है। यानी अभी जो करंट प्राइस से भी नीचे का टारगेट आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने रखा है। लेकिन 3 महीने में करीब 10% की गिरावट यानी प्राइस करेक्शन के चलते इसकी रेटिंग सेल से बदलकर इसको रिड्यूस कर दिया गया है। तो कुल मिला के अभी फिलहाल ब्रोकरेज हाउस बुलिश नहीं है इस पर, और लगातार आप देख ही रहे होंगे कई टाइम से हम देख रहे हैं कि यस बैंक को लेकर ब्रोकरेज हाउस की जो रुझान है वो निगेटिव ही बने हुए हैं। यस बैंक की परफॉर्मेंस देखें तो इस स्टॉक ने कभी बहुत ज़बरदस्त लोगों को रिटर्न दिया था। फरवरी 2009 में जो इसकी प्राइस 10 रुपये के आसपास थी, वो 8 साल में एक रॉकेट की गति से दौड़ते हुए 2018 में 400 तक पहुंच गया था। लोगों को इसने मालामाल किया था। लेकिन 20 अगस्त 2018 को ये फिर से 394 रुपीज़ पर बंद हुआ। उसके बाद में इसमें गिरावट का जो माहौल बना ये बहुत ज़बरदस्त रहा और लोगों को इसने भारी नुकसान पहुँचाया। यानी जिसने भी 1 लाख रुपीज़ के आसपास का निवेश किया था उस समय 2018 में, उसकी जो कीमत है वो 4000 के आसपास रहेगी। बहुत भारी नुकसान हुआ था लोगों को। अब अगर हम रिजल्ट की बात करें, इस बार सितंबर का रिजल्ट बेहतर रहा है ईयर ऑन बेसिस पे। आप देख लो कि रेवेन्यू 2.68 थाउजेंड करोड़ के आसपास है, जहाँ पे 12.62% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली है। नेट इनकम 228.64 करोड़ के आसपास रही है, जहाँ पे 42.53% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली है। डायल्यूटेड EPS 0.08 रहा है, जहाँ पे 33% की ईयर ऑन बेसिस पे शानदार वृद्धि देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 8.53% है, जहाँ पे 26.56% की शानदार वृद्धि देखने को मिली है। तो ईयर ऑन बेसिस पे तो रिजल्ट बेहतर ही रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कुछ कमजोरी जरूरी है, लेकिन परिणाम बेहतर है और आशावान है रिजल्ट को लेकर हम। अब अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो आपको यहाँ पे देख सकते हो कि एफआई की होल्डिंग मामूली सी कम होती हुई दिखाई देगी। मार्च 2023 में उनकी 23.10% की होल्डिंग थी, जो जून में 23.79% हुई है। अच्छी खासी होल्डिंग बढ़ी थी, लेकिन इस बार सितंबर में 23.39% हुई है। तो आप देख ही सकते हो कि एफआई तो बाजार में लगातार अपनी होल्डिंग ट्रिम कर रहे हैं। सितंबर में उन्होंने अपनी होल्डिंग बेची और इसलिए यहाँ पर भी कुछ होल्डिंग कम होती हुई दिखा देगी, लेकिन काफ़ी अच्छा निवेश है एफआई का। डीआई की बात करें, उनकी भी होल्डिंग कुछ कम होती हुई दिखा देगी। 4.75% की होल्डिंग थी मार्च में, जून में ये 4.79 हुई, फिलहाल 4.74% की होल्डिंग है। तो मामूली सी होल्डिंग कम हुई है डीआई की भी सितंबर में। म्यूचुअल फंड की बात करें, उनकी होल्डिंग भी कुछ कम हुई है। देख सकते हो कि 0.12% की होल्डिंग थी मार्च में, जो जून में 0.16% तक आई और फिलहाल सितंबर में 0.14% की होल्डिंग है। कुछ हल्की सी होल्डिंग म्यूचुअल फंड की भी कम हुई है, लेकिन निवेश सबका बना हुआ है। अदर्स की होल्डिंग यानी जनरल पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे कुछ बड़ी है। 72.15% की होल्डिंग थी मार्च में, जून में घट के 71.42% तक आई और फिलहाल 71.87% की होल्डिंग है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में म्यूचुअल फंड एफआईडीआई की होल्डिंग मामूली सी घटी है और थोड़ी सी जनरल पब्लिक की होल्डिंग बड़ी है। यहाँ पे कुछ बड़े म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी किया, जिसमें आप देखें तो मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 ने भी 13.87 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने भी 13.50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी मिड कैप 150 ने भी 13.44 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। मीरे एसेट निफ्टी मिड कैप 150 ने 6.95 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 100 ने यहाँ पे 6.25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। ICICI प्रू निफ्टी मिड कैप 150 ने 2.93 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। ICICI प्रू निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने 2.69 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। SBI निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने 2.67 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। 361 क्वांट फंड ने 1.77 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। आदित्य बिरला SL निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने भी 1.65 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। तो ये कुछ बड़े म्यूचुअल फंड है जिसने खरीदारी की अच्छी खासी। और अगर आप भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो ये अच्छा मौका है खरीदारी करने का। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर तो वेट करें, बाजार में अभी भी सिग्नल काफ़ी ज़्यादा वीक दिखाई दे रहे, हो सकता है गिरावट होगी तो फिर ये यस बैंक का स्टॉक भी आपको थोड़ा और नीचे भी मिल सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है, थोड़ा थोड़ा खरीदारी शुरू करें, आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।